तो कंसिस्टेंट रहे बेसिकली, आपने जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई कंसिस्टेंसी इज द रोज की। फॉलो। 3 Ds की मैं यहाँ बात करना चाहूँगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी मुझसे पूछता है कि क्या है आपकी, अब 3 वर्ड्स में अगर अपने आप को डिफाइन करो तो 3 Ds मैं हर एक एस्पिरेंट्स को कहना चाहता हूँ। दैट इज डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन। जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया उसमें आपका फेज 1 हुआ, फेज 2 नहीं हुआ। यस सर। क्या एक्सपीरियंस था, उससे क्या सीखा आपने कि फेज 2 में क्या चाहिए? फेज 1 फेज 2 को इंटीग्रेटेड तैयारी करंट अफेयर्स की कैसे की जाती है? हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैब। तो आज मेरे साथ है मिस्टर शुभम कुमार who has cleared the RBI Grade 2 examination in his third attempt। आज की स्टोरी शुभम की जो है वो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज शुभम ना तो बहुत किसी IIT से आते हैं, ना ही किसी बड़े शहर से आते हैं, ना ही इनके पास कोई बहुत फैंसी डिग्री है, फिर भी इन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी कमिटमेंट से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजर का एग्ज़ाम क्रैक किया। शुभम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू एडुटैब। थैंक यू सर। और बहुत बहुत हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस एग्जाम को क्रैक किया। Thank you so much to you, Deepak sir, and the whole team of EduTab, and who supported me in this whole journey like a personal guide. I really appreciate your effort, sir. थैंक यू। तो शुभम के बारे में मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूंगा हूँ। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट तो आपने क्या करनी है, मैं ईयर बताता हूँ, वो है 1997। इनका जो होम टाउन है वो हरियाणा में फतेहाबाद है। एजुकेशन इनकी बीकॉम है जो इन्होंने 2017 में कंप्लीट की थी एक सिंपल कॉलेज है ना, MM कॉलेज, MM कॉलेज फतेहाबाद से, राइट। उसके बाद इन्होंने RRB में काम किया है, 2018 में इनका एग्जाम क्रैक हुआ था। उसके बाद इन्होंने SBI में भी काम किया है एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर। RBI की अगर मैं बात करूं तो 2019 में इन्होंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। फेज 1 आप मुझे बता रहे थे पहले कि कभी आपको दिक्कत नहीं आई, तो फेज 1 तब भी क्रैक हो गया था, फेज 2 नहीं हो पाया था। वो बताएंगे आपको शुभम, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वो क्यों नहीं हो पाया था। 2020-21 का जो एग्जाम था उसमें इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे बट कुड नॉट अनफॉर्चुनेटली क्रैक द इंटरव्यू। और इस साल आपके सामने बैठे हैं, ही हैज मैनेज्ड टू क्रैक ऑल द स्टेजेस एंड ही हैज बीन सिलेक्टेड एज एन ऑफिसर। इनके जो मार्क्स हैं उसके अंदर एक जो खास बात है वो ये है कि इनका जनरल अवेयरनेस सेक्शन जो है फेज 1 का, दैट हैज बीन वेरी स्ट्रॉन्ग। इस बार के मार्क्स में GA में इनके 43.75 मार्क्स आउट ऑफ 80, विच इन माय ओपिनियन, तो मैं क्या बोलूं, ये फैक्ट है कि दिस इज अ वेरी वेरी गुड स्कोर। तो इस पे इनसे अलग से मैं पक्का बात करूंगा कि GA में इनकी क्या स्ट्रैटेजी रही है। अभी मुझे बता रहे थे कि इन्होंने 5 सोर्सेज फॉलो किए हैं, तो आई एम ऑल्सो वेरी कीन टू नो कि वो 5 सोर्सेज कौन से थे और कितना टाइम कहाँ मिलता था SBI में काम करते हुए 5 सोर्सेज को पढ़ने का, कहाँ से वो टाइम को चुराते थे, एक वो भी जानेंगे। ठीक है शुभम? श्योर सर। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आपकी GA की स्ट्रैटेजी से। सर GA हैज ऑलवेज बीन माय फेवरेट सब्जेक्ट। मतलब अगर जब से मैं बैंक्स वगैरह की प्रिपरेशन करता था तब से ही मेरा इंटरेस्ट था जनरल अवेयरनेस में। तो और RBI के लिए फेज 1 में मुझे हमेशा से कॉन्फिडेंट रहा 2 चीज़ों को लेके। पहला पॉइंट ये कि मैं बैंकिंग एस्पिरेंट था, तो जो QRE एंड ऑल दैट आई वाज वेरी मच कंफर्टेबल इन दैट। और सेकंड ये था कि सर मतलब GA मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो उसके लिए मैंने जो सोर्सेज यूज़ किए थे वो था, फर्स्ट ऑफ ऑल आई यूज़ टू रीड बिजनेस स्टैंडर्ड ऑन डेली बेसिस, और मैं उसमें से जो मेरे फेज 2 में जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है उसके मैं नोट बनाता था। और मैं ये काम जून 2020 से कर रहा हूँ रोज। और उसके बाद में फिर मैं डेली अड्डा 247 का जो ऐप होता है वहाँ से मैं जो डेली न्यूज़ होती है उसको मैं एक सुबह एक शाम 2 बार पढ़ता था, कि इतना कि बस वो पहचान हो जाए कि भाई क्या करंट अफेयर है, क्या है। और रोज के करंट अफेयर, हाँ, रोज की। उसके बाद में एक गाइडली करके मंथली कंपाइलेशन आता है करंट अफेयर्स का। आई यूज टू रीड दैट थोरोली। और उसके बाद में मैं स्टडी IQ की वीडियोस उससे मैं फिनिशिंग करता था, और अपनी करंट अफेयर्स की यूट्यूब स्टडी IQ का जो कोर्स होता है उससे। अच्छा, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एडुटैब्स मंथली मैगजीन, जो आई थिंक बहुत ज़रूरी है आपके फेज 2 के लिए। तो ये 5 सोर्सेज को आपने फॉलो किया? यस सर, डिलीजेंटली। इससे मेरे 2-3 क्वेश्चन है पहले तो ना, क्योंकि 5 सोर्सेज वाला इंसान मुझे फर्स्ट टाइम मिला है तो मेरे काउंटर क्वेश्चन है जो आपके मन में आ रहे होंगे ऑब्वियसली। पहले तो आप ये बताओ कि बिजनेस स्टैंडर्ड इजी न्यूज़पेपर नहीं है। यस सर। है ना, मतलब एक एस्पिरेंट के लिए जिसकी तैयारी अभी शुरू हो रही है,
वो तो टाइम्स ऑफ इंडिया से भी डर जाएगा, यस और बिजनेस स्टैंडर्ड तो और ऊपर चला गया। Yes. तो वो हिम्मत कहाँ से आई या वो नॉलेज कैसे है कि बिजनेस स्टैंडर्ड को पढ़ लिया जाए? सर पहले मैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस पढ़ता था, ठीक है। बट फिर उसमें जो है थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा ज़्यादा होता था और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कम होती थी। बट 2020 के हिसाब से देखें तो एग्जाम की रिक्वायरमेंट थी फैक्ट्स एंड ओनली फैक्ट्स। तो मैंने रितिका मैडम से ही बात करी थी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि बिजनेस स्टैंडर्ड या अलाइनमेंट। तो बिजनेस स्टैंडर्ड मुझे अच्छा लगा, काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पे और उसको पढ़ना मतलब ऐसे वर्थ इट लगा मुझे। तो साथ साथ में गूगल सर्च करनी पड़ती थी, कोई टर्म नहीं समझ में आई, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, या बस करनी पड़ती थी सर? करनी पड़ती थी। यस सर। करेक्ट। उसके बाद आपने मुझे बताया अड्डा 24/7, पर आपने बताया गाइडली की मंथली कंपाइलेशन स्टडी आईक्यू से आप उसको फिनिश करते थे। यस सर। तो फिनिश करने का मतलब क्या हुआ कि इतना कुछ पढ़ने के बाद अभी फिनिश क्या करना है उसका? एक जैसे कोई भी डिश होती है तो उसका एक गार्निशिंग या फिनिशिंग होता है इन द सेम वे धनिया डालते थे ऊपर से। यस सर। अच्छा ठीक है। तो अच्छा आप मुझे टाइम मैनेजमेंट बताओ, ये 5 सोर्सेज आप पढ़ रहे हो, अब दिन में जॉब पे भी जा रहे हो, बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी भी करनी है। जी ये समझ गया मैं, फेवरेट है वो दिख रहा है आपका फेवरेट है, लेकिन बाकी की तैयारी का समय कब मिलता है? सर मैंने जो है डिवाइड कर रखा था अपने टाइम को कि एक सुबह का टाइम या शाम का टाइम में से एक टाइम जो है मैंने जीए को देना है, करंट अफेयर्स को, और जो दूसरा टाइम है वो मैंने स्टैटिक पार्ट को, जो इस एग्जाम का एफएम स्टैटिक या ईएसआई स्टैटिक या डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, उसको देना है। तो बस यही करता गया पूरे 9 to 10 मंथ्स। तो कंसिस्टेंट रहे बेसिकली, आपने जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई कंसिस्टेंसी रोज रोज फॉलो किया। यहाँ पर मैं एक पॉइंट जरूर ऐड करना चाहूंगा, कंसिस्टेंसी एक ऐसी क्वालिटी है मेरे ख्याल से इट बीट्स एवरीथिंग। जो मर्जी आईक्यू हो आपका, जो मर्जी आप 30 मार्क हाँ समझो अपने आप को, बट इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट इन योर स्टडी, इन योर रूटीन, तो कुछ भी हासिल करना, कुछ भी, एग्जाम तो बहुत दूर की बात है, कुछ भी हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। तो प्लीज अगर कंसिस्टेंसी आप अपने में डाल पाए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कंसिस्टेंसी का शुभ मुझे एक चीज बड़ी, मैं कल एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक अंकुर वाइको की वीडियो थी, शायद आप लोग पसंद ना करते हो लेकिन मुझे ठीक लगता है। उसमें उन्होंने एक चीज कही कि अगर आप ऑथेंटिक हो ना तो आप कंसिस्टेंट भी हो पाओगे। यस सर। क्योंकि जो चीज आप कर रहे हो, अगर आप ऑथेंटिसिटी से कर रहे हो तो आपको पता है वो आप चीज क्यों कर रहे हो, तो आप कंसिस्टेंट हो पाओगे। राइट सर। तो आपका क्या मोटिव था, मतलब आपके वाई क्या था कि आपको आगे क्यों करना है, मोटिवेशन कहाँ से आती थी? मोटिवेशन सर बेसिकली देखो, मैं बैंक्स में काम कर रहा था और मैंने रेगुलेटेड एंटिटीज में काम किया है जो डायरेक्टली रेगुलेटेड बाय आरबीआई। तो और कुछ करना ही था, मतलब आफ्टर जब आरएमजीबी राजस्थान मणिपुर ग्रामीण बैंक एज एन ऑफिसर ज्वाइन किया तो था कि आई वाज जस्ट 21 एट दैट टाइम। तो मुझे था कि मैं कुछ अच्छा करूं, तो मेरे सामने ऑप्शन थे कि सिविल सर्विसेज या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुझे मच रिलेटेड लगा कि मैंने इसका जब सिलेबस देखा तो ये मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड से कहीं ना कहीं रिलेट भी करता है, और बैंकिंग एग्जाम में दे रहा हूँ तो कहीं ना कहीं रिलेट करता है उसके लिए। बाद में मोटिवेशन डबल ट्रिपल होता गया, बिकॉज एक बार मुझे एक 1 डे ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिला जो आरबीआई ने ऑर्गेनाइज करी थी। सो आई वाज देयर ऑन बिहाफ ऑफ माय बैंक। ठीक है। तो आरबीआई की तरफ से। यस सर। तो उसमें आई थिंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जीएम आए थे, जो जयपुर ऑफिस के रीजनल डायरेक्टर हैं, वो आए थे वहाँ पर। ठीक है। तो करके सर वहाँ से मेरी मतलब मोटिवेशन डबल ट्रिपल होती गई, और जैसे जैसे और फ्रेंड्स थे जो ज्वाइन है वहाँ पर, जो काम कर रहे हैं, उनसे सुना, तो करके सर। बहुत अच्छा। एक बार वापस आते हैं स्ट्रैटेजी से, थोड़ा सा मैं मोड़ देना चाहूँगा, वापस स्ट्रैटेजी पे दोबारा आऊँगा। जो शुभम की कहानी रही है वो एक नॉर्मल एस्पिरेंट की कहानी नहीं। श्योर सर, बिल्कुल राइट। मतलब कोई बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि यार आईआईटी का बैकग्राउंड चाहिए, यूपीएससी का बैकग्राउंड चाहिए, आईआईएम का बैकग्राउंड चाहिए, टॉप 20-30 कॉलेजेस इंडिया के उससे ही इंसान होना चाहिए, तभी उसका एग्जाम क्रैक हो सकता है। क्या आपके बारे में आप नहीं हो इन किसी भी चीज़ों से? कैसे आपके मन में था? पहले तो ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कह लो या फिर डाउट कह लो। ये डाउट आई थिंक मेरे जैसे हर एस्पिरेंट के माइंड में आता है जो एक छोटे शहर से है, छोटे कॉलेज से है, या जिसने मान लो कोई स्पेशल डिग्री नहीं हासिल करी। तो बट ये है कि अगर आप में डेडिकेशन है, 3 Ds की मैं यहाँ बात करना चाहूँगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी मुझसे पूछता है कि क्या है आपकी, अब 3 वर्ड्स में अगर अपने आप को डिफाइन करो तो 3 Ds मैं हर एक एस्पिरेंट्स को कहना चाहता हूँ। दैट इज डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन। कमाल, बहुत बढ़िया। तो डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन जिसके पास है, बैकग्राउंड डज नॉट मैटर, कॉलेज डज नॉट मैटर। बिल्कुल सर। पर यूपीएससी वालों को कुछ एडवांटेज है इस एग्जाम में?
सर देखो, कि आंसर राइटिंग आ गई है, मतलब डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग है, कुछ है एडवांटेज? सर एडवांटेज की बात करें तो बेसिकली इस एग्जाम को जो टारगेट करते हैं वो दो तरह के एस्पिरेंट्स होते हैं, या यूपीएससी या फिर बैंकिंग एस्पिरेंट्स मेरे जैसे, आईबीपीएस, एसबीआई जैसे एग्जाम्स को टारगेट रखने वाले, उसके बाद में यहाँ तक आने वाले। तो अगर मान लो उनको डिस्क्रिप्टिव का एडवांटेज है, वो भी तब है क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस करी है। अगर कोई यूपीएससी एस्पिरेंट कहता है अपने आप को और उसने प्रैक्टिस नहीं किया एक भी क्वेश्चन, तो उसको वो एडवांटेज नहीं मिलेगा तो सर। नाम का एस्पिरेंट है। हाँ, तो बेसिकली वही है कि बहुत कम लोग ही प्रैक्टिस करते होंगे। हाँ जी, हाँ जी सर। बेसिकली ये कि अगर उनको वो एडवांटेज है तो हमारे पास क्यूआरई का एडवांटेज है, हमारे पास उस टाइप के क्वेश्चंस का एडवांटेज है जो जनरली बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये एक बैलेंस है सर मेरे हिसाब से। करेक्ट, सही है। तो जो स्टूडेंट्स आपकी इस वीडियो को देखेंगे और देख रहे हैं और वो नॉर्मल क्वालिफिकेशन से आते हैं, लेट से उनकी बीकॉम भी नहीं है, वो बीए कर रखी है या फिर उन्होंने एमए कर रखी है, किसी ने बीएससी कर रखी है, और वो उनकी इंग्लिश भी लेट से बहुत अच्छी नहीं है। अच्छी का मतलब कि मतलब फराटेदार इंग्लिश नहीं होती, वैसी नहीं है। Yes. बोल तो लेते हैं लेकिन फराटेदार इंग्लिश नहीं। तो उनको आप क्या मैसेज दोगे कि कैसे वो इस चीज़ से बाहर निकलें कि उनका भी हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट पे ध्यान दो। आपको डीमोटिवेटिंग करने वाली चीज़ें बहुत मिलेंगी कि कॉलेज, IITN, डिग्री एंड ऑल दैट, बट एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है? ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या कहती है कि आपको सिर्फ एनी ग्रेजुएट होना चाहिए। तो बस इफ RBI इज विलिंग टू एक्सेप्ट यू एज एन एनी ग्रेजुएट, तो आपको भी किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी खूब बात कही आपने। जो मैं आपसे अगली चीज़ पर आता हूँ, जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया उसमें आपका फेज 1 हुआ, फेज 2 नहीं हुआ। यस सर। क्या एक्सपीरियंस रहा, उससे क्या सीखा आपने कि फेज 2 में क्या चाहिए? कुछ लर्निंग रही होगी। यस सर। वो सर 2019 की बात है जब मैंने ज्वाइन किया था। तो उस टाइम पर मैं अपना मन बना रहा था कि मैं क्या करूं, मैं सिविल्स करूं या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तैयारी करूं। और मन बनाते बनाते नोटिफिकेशन सडनली केम आउट। तो उस टाइम पर नोटिफिकेशन आ गई। यस सर। मन नहीं बना था कि नहीं बना था? मन बन चुका था बट उस टाइम पर नोटिफिकेशन आ चुकी थी। तो और 2 मंथ्स थे सिर्फ मेरे पास फेस 1 के लिए। तो अगर उस टाइम पर मैं दोनों को टारगेट करता, फेस 1 और फेस 2, तो मेरा कुछ भी क्लियर नहीं होता सर। ठीक है। तो मुझे लगा कि फेस 1 में मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं इसी को अच्छे से टारगेट करता हूँ। और माई ओनली विश वाज टू सिट इन मेंस। मतलब मुझे ये देखना था कि मेंस का लेवल क्या है और मेरा लेवल क्या है। तो वो सर हो पाया कि मैं प्रीलिम्स मैंने क्लियर कर लिया था और मैंने मेंस देखा तो कुछ चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल अननोन था, बट हाँ मुझे बिल्कुल स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत लगा खुद में, और उसी के हिसाब से फिर मैंने तैयारी करी। तो पहला फेज 2 देने के बाद आपको, अगर मैं ठीक समझाऊं, ये समझ में आया कि ये डूएबल है। यस सर। कि मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल। फेज 1 तो कभी डाउट रहा ही नहीं सर। तो फेज 2 में वो कॉन्फिडेंस आ गया। यस सर। तो 2020-21 चल 20 में तो एग्जाम हुआ नहीं, 21 में फिर 270 वैकेंसी आई थी, मुझे याद है। तो तब फिर आपने जब फेज 2 क्रैक किया और इंटरव्यू दी, तो आप मुझे बता रहे थे इस वीडियो से पहले कि आपने 10 मिनट में अपना बायोडाटा फॉर्म भरा। यस सर। 10 मिनट में। यस सर। तो ऐसा क्या कारण था कि 10 मिनट में बायोडाटा फॉर्म भरा? और उस साल फिर आपका इंटरव्यू भी इतना अच्छा नहीं हुआ था, मार्क्स आपके 27 थे 75 में से। यस सर। तो बाद में अगर आप रेट्रोस्पेक्टिवली उस चीज को देखो तो क्या लगा आपको, कहाँ कहाँ गलतियां सर ये थी कि कुछ मेरी तरफ से मिस्टेक्स थी, कुछ टाइम की मिस्टेक्स थी कि उस टाइम पर ये चीज़ें ऐसी इस तरीके से हुई। एक्चुअली मैं आई वाज वेरी विलिंग एंड कॉन्फिडेंट फॉर फेज 2 इन माय सेकंड अटेम्प्ट, बट उस टाइम पर मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंटरव्यू दिया हुआ था, तो उसका रिजल्ट केम आउट और बिल्कुल साथ के साथ ही उसका ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो सर उसके लिए फिर साथ के साथ ही मुझे जो है वो सारी चीज़ मेडिकल ऑल दैट उस प्रोसेस में लगना पड़ा, तो रिवीजन का टाइम मुझे नहीं मिला और डिस्क्रिप्टिव भी मैं एक भी डिस्क्रिप्टिव में नहीं लिख पाया था मेरे उसके लिए। और उस टाइम पर मुझे याद है कि मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना था और उस टाइम पर मेरे पास 10-15 मिनट थे और वो लास्ट डेट थी, तब मैंने अपना इंटरव्यू का बायोडाटा फॉर्म मैंने भर के दिया था। तो इस बायोडाटा फॉर्म को जो आपने अगली बार भरा, इस बार भरा, तो दोनों में क्या फर्क था? दोनों में सर बहुत फर्क था। इस बार लास्ट ईयर फेल होने के बाद में जब मुझे याद है कि मेरी आपसे बात हुई थी और आपने मेरे बायोडाटा को देख के बोला था कि ये तो बहुत जल्दबाजी में भरा हुआ है, जो बिल्कुल था। इस बार मैंने जो है बहुत प्रीवियसली सिलेक्टेड कैंडिडेट से बात करी, आपसे बात करी थी
और काफ़ी मेंटर से मेरी बात हुई। उसके बाद में मैंने उसको बहुत डिलीजेंटली एक एक चीज़ लिखी थी। फॉर एग्जांपल मैंने जो है अपने वर्क एक्सपीरियंस में जो आरआरबी का था उसमें मैंने सिर्फ लिखा था नेचर ऑफ ड्यूटीज़ के कॉलम में ऑपरेशनल, बट सिर्फ एक वर्ड लिखा था ऑपरेशनल। बट इस बार मैंने उसको उसी को ही अच्छे से डिफाइन करके लिखा कि हाँ, आई वॉज हैंडलिंग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स और आई वॉज हैंडलिंग अकाउंट ओपनिंग, मतलब इस तरीके की चीज़ें। तो डिस्क्राइब वे में लिखा ताकि उनके पास भी कुछ हो आपसे पूछने के लिए। पहला क्वेश्चन ही सही आएगा ना, अगर ऑपरेशन को आपसे पूछेंगे ऑपरेशन में क्या था, फिर जो आपको बता देना चाहिए था पहले ही डाटा फॉर्म में वो आपसे पूछ रहे हैं। एग्जैक्टली, करेक्ट। और क्या फर्क था इस तरह आपने इसको डिस्क्राइब किया आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उसके अलावा क्या फर्क था? उसके अलावा सर खुद का एटीट्यूड, एक वो पहला आप मतलब ये था कि एक इंसान डर जाता है कि उसका पहला इंटरव्यू है, आरबीआई का इंटरव्यू है, जो भी है, ये सब चीज़ नहीं सोचनी, आपको बस अपना बेस्ट देना है जाके। बस तो बोर्ड कुछ ऐसा होता है कि ग्रिल करना चाह रहा है, आपकी बेइज्जती करना चाह रहा है, आपको नीचा दिखाना चाह रहा है, ऐसा बोर्ड होता है क्या आरबीआई का? नहीं सर, मैंने 2 इंटरव्यू दिए हैं तो ऐसा तो मुझे नहीं लगा, बट इस टाइम मुझे थोड़ा सा एक लगा कि एक पॉइंट पे थोड़ी सी ग्रिलिंग हुई थी, वो ज़रूरी भी आई थिंक। अगर मान लो आपका 20 मिनट इंटरव्यू चल रहा है और सब अच्छे स्माइल कर रहे हैं, तो एक पैनल मेंबर ऐसे थे, ही ट्राइड टू ग्रिल मी, बट हाँ, आई मैनेज इट वेरी वेल। तो कैसे लगा आपको कि ग्रिलिंग चल रही है और आपने कैसे मैनेज किया उस चीज़ को? उन्होंने यही बोला कि भाई आपके पास कोई स्पेशल डिग्री या फिर वो चीज़ तो नहीं दिख रही है हमें कुछ थोड़ा सा, और आप आगे जाके आप क्या करोगे आरबीआई में। तो मैंने इस चीज़ का बहुत पोलाइटली और स्माइल के साथ रिप्लाई किया कि सर, आई नो दिस फैक्ट, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस फॉर ज्वाइनिंग आरबीआई कि आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ, आई कैन डेवलप माई सेल्फ। बहुत सही। मतलब वो हमने चीज़ को ईगो पे नहीं लेना, उस चीज़ को हमने ऑब्वियसली एक्सेप्ट करना। बस ये सर उस टेस्ट का पार्ट होता है सर, जो आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट हो रहा होता है उस टाइम पर। करेक्ट। मैं टाइम मैनेजमेंट पे वापस आता हूँ। श्योर सर। आपको मैंने पहले बताया था कि शुभम वाज वर्किंग है ना, पहले आरआरबी में काम कर रहे थे एज अ ऑफिसर, उसके बाद एसबीआई में काम कर रहे थे एज एन ऑफिसर। जितनी भी अटेम्प्ट दी है वर्किंग में ही दी है। यस सर। फुल टाइम प्रिपरेशन में कोई भी अटेम्प्ट नहीं दिया। आपने सारी तैयारी भी स्क्रैच से करी है। क्यूआर चलो ठीक है, पहले बैंकिंग का पढ़ा हुआ था, फेस तो नहीं पढ़ा हुआ था। ईएसआई भी स्क्रैच से पढ़ा होगा, एफएम स्क्रैच से पढ़ा होगा, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्क्रैच से करी होगी। तो सारा के लिए आपने टाइम कैसे मैनेज किया और सोर्सेज क्या फॉलो किए, ये बताइए। जीए के लिए मैं बता चुका हूँ मेरे सोर्सेज। और अगर बात करें फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की, although I was very comfortable in finance and management because I am a commerce graduate, but again the requirement of the exam is different. तो उसके लिए सर I relied on EduTab material, जो मैनेजमेंट की जो वीडियोस होती है अंचित सर की, आई यूज टू वॉच देम, और उसके साथ साथ ही मैंने अपने शॉर्ट्स नोट्स बनाए ताकि मुझे वीडियो दोबारा ना देखनी पड़े। और उसके साथ मैं समरी शीट रिवाइज करता था, तो जब भी मुझे अगेन रिवाइज करना होता था तो मैं अपनी वीडियोस, अपने नोट्स और समरी शीट्स, ये 2 ही चीज रिवाइज करता था। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, उसके बाद सोर्सेज वापस बताना। कई बार हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, वो आते हैं कि सर मुझे आप 30 डेज का टारगेट दो, मैं 30 डेज का टारगेट बाद फिर से कॉल करूंगा आपको, मेरा टारगेट हो गया, रिसेंटली हुआ था। तो उनको मैंने टारगेट दिया था कि आप मैनेजमेंट कंप्लीट कर लेना। तो जब 30 दिन के बाद उस बच्चे का कॉल आया कि मेरा मैनेजमेंट हो गया, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये था, नोट्स बनाए? ही वॉज नहीं बनाए। तो मुझे बड़ा खराब लगा कि जो आपने 30 दिन इन्वेस्ट किए हैं, शायद वो आपको 30 दिन फिर से लगाने पड़ जाएंगे, बिकॉज वो याद तो रहेगा नहीं, और वापस जब आप जाओगे तो आप फिर से वीडियो सुनोगे, तो कब तक सुनोगे? एग्जैक्टली सर। अब मैंने जो नोट्स जो मैंने बनाए थे, मैं बता देता हूँ कि मैंने अप्रैल मई जून 2020 में मैंने नोट्स जो बनाए थे वो मैंने 2022 तक भी पढ़े हैं, और वही नोट्स मेरे काम आए हैं। मुझे दोबारा वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल जो नए टॉपिक ऐड हुए थे 2021 में, बस वही मैंने दोबारा से उनकी वीडियोस देखी है। हाँ, जो थोड़ा बहुत था, बाकी मैंने वही नोट्स मेरे काम आए हैं, और वो टाइम सेविंग वहीं से हुई है एक्चुअली। ये टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है कि जब भी आप पढ़ें साथ साथ नोट्स बनाते हुए चले, बिकॉज अगर आप वो नोट्स नहीं बनाएंगे और ये सोचेंगे कि बाद में बना लूंगा, 2 केसेस हो सकते हैं। तो बाद वो आएगी नहीं कभी, और अगर आएगी तो ऐसे टाइम पर आएगी जब टाइम हो गई। अगर वो 10 दिन रह गए होंगे पेपर को, 20 दिन रह गए होंगे, नोटिफिकेशन आ गई होगी, यार अब तो बना नहीं सकते नोट्स, अब तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप कंटिन्यू सोर्सेज कंटिन्यू कीजिए, आप एफएम पर थे। तो स्टैटिक के लिए मैंने मैनेजमेंट वीडियोस बाय एडुटैब, और उसके अलावा कुछ मेरी जो थी, क्योंकि मेरा जो प्रोफाइल था
ग्रेजुएशन का, वहाँ से भी मुझे इंसाइट्स मिली। उसके बाद में करंट अफेयर्स पे मैंने आपको बता दिया कि इन सोर्सेज से मैं करंट अफेयर्स FM के स्पेशली मैं प्रिपेयर करता था। और एक एडुटैब जो है स्पेशली RBI नोटिफिकेशन अलग से देता है, उसकी वीडियोस देता है और उसकी PDF देता है। वो बहुत डिलीजेंटली मैंने इस बार करी थी, जो शायद मैंने पिछली बार नहीं करी थी, मेरे पास टाइम नहीं था शायद, तो इस बार मैंने वो बहुत अच्छे से करी थी। FM के लिए यही था सर। ESI के लिए बात करें तो स्टैटिक, अगेन आई एम ए कॉमर्स ग्रेजुएट, तो मेरे पास मैं कंफर्टेबल था, बट अगेन द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम इज डिफरेंट। आई वाज कंफर्टेबल इन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड ऑल दैट, मुझे कॉन्सेप्ट्स पता थे, बट जिस तरीके से रिक्वायरमेंट है वो नहीं था। तो उसके लिए अगेन एडुटैब की वीडियोस मैंने देखी, वही नोट्स बनाए, उसी तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाए, उस तरीके से समरी शीट्स को रिवाइज किया। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ESI करंट अफेयर्स, बिकॉज इस बार एग्जाम में एक भी स्टैटिक क्वेश्चन नहीं पूछा था। जो 2022 का एग्जाम था सब करंट अफेयर बेस्ड था। तो करंट अफेयर के लिए मैंने आपको जो पहले बताया था वो इंटीग्रेटेड मैनर में ही मैंने प्रिपेयर किया था, फेज 1 और फेज 2 का। उसके अलावा कुछ अलग से चीज़ें होती है, जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम्स। तो गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए सर मैंने 2 नोटबुक बनाई थी। एक जो फ्लैगशिप स्कीम्स होती है, फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री के नाम से जो होती है वो, उसके लिए एक अलग जो स्टैटिक रहती है हमेशा, और उनमें कुछ चेंज हो तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा जगह भी छोड़ी थी कि हाँ भी अगर इसमें कुछ चेंज होगा, एलिजिबिलिटी या कुछ भी, या कुछ इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ होगी तो मैं वहीं लिखूंगा अलग पेन से हाईलाइट करके। और एक बिल्कुल न्यू स्कीम्स जो विद इन 1 ईयर लॉन्च हुई है, उसकी एक अलग नोटबुक होती थी मेरे पास। ये दोनों चीज होती थी। उसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि सेंसस, नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल स्ट्रेटजी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, नेशनल स्ट्रेटजी ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, उन सबके में एक नोट्स मैंने बना रखे थे कि हाँ ये रिवाइज करने हैं। तो ये मैंने प्रीलिम्स फेज 1 में भी रिवाइज किए थे, फेज 2 में भी रिवाइज किए थे। और एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि ये फेज 2 का जो सिलेबस है, जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ फेज 2 में है, आजकल एग्जाम की रिक्वायरमेंट कुछ और बदल चुकी है। एक क्वेश्चन आया था कि वो एक ट्रायंगल होता है कि नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन का ट्रायंगल, वो पूछा था फेज 1 में इस बार। तो वो नेशनल स्ट्रेटजी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन जो फेज 2 का लोग समझते हैं, वो मैंने पढ़ा था, तब करके मैं मैंने आंसर वहां पर कर पाया था। ये चीज थी। और सेकंड, जो मैंने पहले बताया था कि मैं बिजनेस स्टैंडर्ड से नोट्स बनाता हूँ, वो कहाँ मुझे सबसे ज्यादा इफेक्टिव लगा इस बार फेज 2 में। एक क्वेश्चन आई थिंक 2 नंबर के सर 3 क्वेश्चन आए थे कि ऑडिट एंड नॉन ऑडिट सर्विसेज क्या प्रोवाइड करा सकते हैं बाहर से बैंक। RBI का एक सर्कुलर था, वो शायद कहीं से और से नहीं मिला, बट वो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था तो उसके मैंने नोट्स बना रखे थे। प्रॉपर वही चीज़ आई थी कि आप कौन सी सर्विसेज बैंक्स प्रोवाइड ले सकते हैं बाहर से और कौन सी नहीं ले सकते। तो वो 6 नंबर मेरे फेज 2 में वहां से बने। वैसे डिफिकल्ट माना गया था, बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि लोगों को लगता था कि ऐसा तो कभी आया नहीं, ऐसा कभी आया नहीं। जो आपने इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन की बात करी कि फेज 1 और फेज 2 की इंटीग्रेटेड, यस सर, बहुत अच्छी लगी मुझे बात ये, बिकॉज एस्पिरेंट्स फेज 1 को अलग मानते हैं कि मेरे को बस फेज 1 के करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ, और जब फेज 2 आ जाता है फिर अब फेज 2 में क्या पढ़ना है बताओ। तो इंटीग्रेटेड कैसे करते हैं, दोबारा एक बार थोड़ा एलैबोरेटली बताओ कि फेज 1 फेज 2 को इंटीग्रेटेड तैयारी करंट अफेयर्स की कैसे की जाती है। सर 2019 तक जो एग्जाम का लेवल था उसमें ये अलग अलग वाली बात आपकी बहुत सही थी। उस टाइम पर करंट अफेयर्स बिल्कुल सिंपल आते थे फेज 1 में, और फेज 2 के अलग होते थे। बट 2021-22 का एग्जाम हम देखें तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, आपको वैसी चीजें देखने को मिलती है, वही सिलेबस देखने को मिलता है, वही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो जब भी आप कोई चीज करो तो उसको फेज 1 फेज 2 दोनों के तरीके से सोच के करो। अब जैसे जो मैंने 5 सोर्सेज कवर किए हैं, आप देख सकते हो कि उन सब में वो सारे जो है फेज 1 और फेज 2 दोनों कवर करवाते हैं। ये है, तो आपको भी यही सोच के पढ़ना है कि ये सिर्फ फेज 2 का नहीं है, ये सिर्फ फेज 1 का नहीं है। तो आपने नोट्स कुछ अलग अलग बनाए थे कि ये सिर्फ फेज 1 में ही आ सकते हैं या फेज 2 में ही आ सकते हैं, कंबाइंड नोट्स थे आपके करंट अफेयर्स? सर कुछ नोट्स एक ऐसा था जो मैं 2018 से फॉलो कर रहा हूँ, 2018 से, कि जो ऐसी चीजें होती है जो सिर्फ फेज 1 में पूछते हैं कुछ, जैसे कि फॉर एग्जांपल लोन एग्रीमेंट्स, ठीक है, और या फिर मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ये तो आ ही नहीं सकते। हाँ, या फिर कुछ स्टेट स्पेसिफिक न्यूज होती है, ये मैं अलग से एक मेरी फेज 1 की नोटबुक है, उसमें मैंने 2018, 2019 ये सारे मैंने उसमें उसी में मैं आगे अपडेट करता रहता हूँ।
मतलब जो चीजें बिल्कुल ही फेज 1 स्पेसिफिक है, जिनका सिलेबस फेज 2 से कोई लिंक ही नहीं है, Yes. कोई अवार्ड हो गया, Yes, कोई sir. ऑब्ituary हो गई, Yes, कोई sir. डिफेंस एक्सरसाइज हो गई, जिसका फेज 2 से लिंक इन स्पोर्ट्स हो गया, हाँ, वो तो अलग ही आएगा, और जो हर फेज 1 में पूछते ही पूछते हैं पूछते ही जल्दी। पूछते हैं। Yes, sir. और जो कॉमन है, बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, ये तो फेज 1 में भी आ सकता है, Yes, फेज 2 में भी आ सकता है, ये आपने कंबाइन किया। Yes. गवर्नमेंट स्कीम्स पे आपने बताया 2 नोटबुक्स थी आपकी। गवर्नमेंट स्कीम की क्वेरी बच्चों की बहुत होती है कि सर सबसे पहले कौन सी स्कीम पढ़े, नंबर 2 चलो आपने बता दिया ये स्कीम पढ़ लो, सर इसमें पढ़ें क्या, इसका मुझे मिनिस्ट्री भी है, इसका साल भी है, इसका बजट एलोकेशन भी है, इसका टारगेट बेनिफिशियरी भी है, इसका करंट अफेयर भी है कि वर्ल्ड बैंक ने एड दे दी इसको, मतलब कितना कुछ उस स्कीम के अंदर होता है, मुझे क्या याद रखूँ मैं इसका, वो चीज़ आप थोड़ा सा बताइए कि गवर्नमेंट स्कीम में याद क्या रखता है। सबसे पहले तो उस चीज का जो भी फ्लैगशिप स्कीम्स की मैंने बात करी, उसका स्टैटिक पार्ट आपको याद होना ही होना चाहिए कि क्या कौन सी मिनिस्ट्री है या कौन सी नोडल एजेंसी है, या फिर उसमें मतलब कि क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या कंपोनेंट्स हैं, और कौन कौन से उसमें स्टेक होल्डर्स हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके साथ में आपको जगह छोड़ दो, जो अगर आप न्यूज में कुछ देखो उससे रिलेटेड, तो आप वहां से अलग पेन से लिखो, ताकि आपको पता चले कि, क्योंकि जब भी आप देखोगे स्कीम पूछते हैं जब भी एग्जाम में, तो वो स्टैटिक और करंट दोनों क्वेश्चन आते हैं उसमें। अगर मान लो 8 नंबर के 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन हैं, तो 2 क्वेश्चन स्टैटिक के होंगे, 2 क्वेश्चन आपके या तो अलोकेशन से रिलेटेड होंगे या कुछ नया टारगेट जो अपडेट हुआ है उससे रिलेटेड होते हैं। तो आपको इंटीग्रेटेड वे में प्रिपेयर करना है। सही। तो अगर मैं करंट अफेयर की गुत्थी को सुलझाऊं जो चुगम में सुलझाई है, तो 5 सोर्सेज थे इनके, लेकिन इनकी क्योंकि प्रैक्टिस बनी हुई थी, इन्होंने 18 से तैयारी स्टार्ट कर रखी है, इनका करंट अफेयर इन्होंने रोज पढ़ा है, तो धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस बन गई होगी, आई एम वेरी श्योर। और जो टाइम शुरू में लगता होगा वो लास्ट में नहीं लगता होगा। Exactly. बहुत कम टाइम के अंदर एक रिदम बन जाता है। करंट अफेयर्स नए नहीं होते हैं, पिछले ही आगे आगे चल रहे होते हैं, तो आपका रिदम बन चुका है तो टाइम बहुत कम लगता है आपको। तो उन्होंने वो सारा किया, प्लस इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो करी, सोर्सेज को छोड़ो, नोट्स बनाए। नोट्स अगर नहीं बनाओगे और सोर्सेज को इकट्ठा करते रहोगे, तो 1 साल में ही मेरे ख्याल से ना ऐसे कुछ हीप बन जाएगी, और वो हीप को देख के बंदा को अटैक आ जाएगा कि यार इसको पढ़ना भी है, इसको रिवाइज भी करना है। तो अपने हाथ से लिखा होगा तो वो इतनी सी कॉपी बनेगी पतली सी, और उसको आप रिवाइज कर पाओगे, और कॉन्फिडेंस होगा बिकॉज अपने हाथ से लिखा होगा। राइट सर, ठीक है। शुभम आगे चलते हैं डिस्क्रिप्टिव रेटिंग। मैं ऑडियंस को ये बता दूं कि शुभम को इंग्लिश आती है, ठीक ठाक आती है, फराटेदार नहीं आती है। यस राइट, यस सर। और वो चाहिए भी नहीं है इस एग्जाम के लिए। तो फराटेदार इंग्लिश के बिना इन्होंने एग्जाम को क्रैक किया है। तो फेज 1 में भी इंग्लिश करी है, वो तो ऑब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी करी है। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग से डर था पहले तो, यस और नो, और अगर था तो उसको ओवरकम कैसे किया, क्या स्ट्रैटेजी थी उसकी? यस सर, क्योंकि जब मैंने 2019 में प्रिपेयर किया था तो एग्जाम का पैटर्न कुछ और था। फिर 2020 में मैंने उसी पैटर्न के हिसाब से तैयारी करी, जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था उस टाइम पर। फिर जब नोटिफिकेशन आई उस टाइम पर देखा कि ये तो कुछ और ही हो गया ये तो गेम हो गई, ये तो कुछ और ही हो गया। तो उस पे फिर मैं काफी पैनिक हुआ। मैं आपको कॉल किया करता था हर तीसरे दिन कि सर मुझे बताओ कैसे लिखना है, क्योंकि एक चीज थी कि मैं डेडिकेटेड था हमेशा से, मुझे ये था कि मुझे करना है। गुड। तो बस यही था कि इसके लिए मैं कॉल करता रहता था, पूछता रहता था। तो फिर आपने जैसे मुझे गाइड किया डिस्क्रिप्टिव में, और फिर थोड़ा बहुत कोशिश की मैंने उस चीज़ में, बट इतना टाइम नहीं मिल पाया नोटिफिकेशन आने के बाद कि मैं उस चीज़ को बिल्कुल एग्जाम लेवल तक पहुंचा सकूं, क्योंकि आई वाज वेरी बैड एट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, जैसे कई एस्पिरेंट्स बोलते हैं। तो फिर उसके बाद में ये था कि जब 2022 वाला अटेम्प्ट था, तो स्टार्टिंग से ही जो चीज़ पढ़ी थी उस चीज़ को डिस्क्रिप्टिव में मेंटली यूज करना स्टार्ट कर दिया कि ये किस तरीके से लिखा जा सकता है, इस टॉपिक में आया तो किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये चीज़ है। तो फॉर एग्जांपल थोड़ा एलैबोरेट करो। यस सर, फॉर एग्जांपल जैसे इस बार ना एक वो आई थी, एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की आई थी, जिसमें ये बताया था कि जनधन में वुमेन को इतने करोड़ रुपए दे चुके हैं लोन, या फिर जनधन में वुमेन के इतने अकाउंट खोल चुके हैं, और मुद्रा में वुमेन बोरोवर्स को इतने दे चुके हैं। और एक ऐसे आया था वुमेन उसमें वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में। तो इसको मैंने पहले ही सोच लिया था कि अगर इस तरीके की कोई चीज आएगी तो इसमें यहाँ से यूज किया जा सकता है, कि उस फैक्ट को मैं ऐसे में डाल दूंगा। तो यही सोचना, यही डिस्क्रिप्टिव है। और बेसिकली अगर आप टाइपिंग या राइटिंग प्रैक्टिस की बात करें तो वो सिर्फ मैंने फेज 1 के बाद स्टार्ट की थी डिलीजेंटली। जो सर एडुटैप के जो एक टेस्ट आते हैं जिसमें 90 मिनट्स का बिल्कुल एग्जाम
लेवल पे जो आप करवाते हो उसमें वहीं पे मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी। और यू विल बी सरप्राइज टू नो सर, मेरे कभी भी क्वेश्चन पूरे नहीं होते थे। या तो मैं वर्ड लिमिट पूरी करता था या मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन पूरी करता था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे वर्ड लिमिट भी पूरी हो जाए और क्वेश्चन भी पूरे हो जाए। बट फिर भी मैं अपना बेस्ट पॉसिबल ट्राई करता था कि जो मैं लिखूं वो क्वालिटी वाला हो। बस यही था सर। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में मैं एक बस पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। ऐड तो क्या, मैं समराइज ही कर रहा हूँ जो जो हमने कहा है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का ना दिमाग में एक हवा बना लेना बहुत ईजी है कि दिमाग में ना एक एक्सपेक्टेशन ये बन जाती है कि पता नहीं क्या लिखना है। एग्जैक्टली सर। पता नहीं क्या ही आंसर होना चाहिए। इतना कुछ नहीं है। जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको ब्रेक कर लो। जो मैं थॉट फ्रेमवर्क मैंने आपके साथ ही बैठ के डिस्कस किया था, उसको ब्रेक कर लो माइक्रो क्वेश्चन से। स्टार्टिंग में परफेक्शन के लेवल को देख के फिर मत लिखो। हाँ, ये है मेन। क्योंकि वो सीधा मतलब अगर इसका एग्जांपल दूं ना, आज लेट से आप फिट नहीं हो माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए और आप सीधा माउंट एवरेस्ट को देख रहे हो कि यार वहां चढ़ना पड़ेगा, आप चलोगे ही नहीं घर से बाहर। एग्जैक्टली। आप घर से बाहर ही नहीं निकलोगे। अरे भाई पहले घर से बाहर निकलो, बेस कैंप तक पहुंचो, कुछ अपने आप को थोड़ा फिट करना स्टार्ट करो, धीरे धीरे एक स्टेप तो लो। सीधा वो सोचेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली। बिल्कुल। लास्ट जो हमारी चीज रह गई वो है, कुछ रहा नहीं वैसे तो, इंटरव्यू। कुछ भी। हाँ, इंटरव्यू सबने बता दिया कि जो आपने बायोडाटा फॉर्म का किया था। हाँ। कुछ क्वेश्चंस आप शेयर करना चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल मैंने बताई हाँ। थी, तो उसमें से क्वेश्चंस कैसे आए थे आपको? इंटरव्यू का मैं बता दूं कि ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था आरबीआई के लिए। और फर्स्ट इंटरव्यू मेरा जो है ज़्यादा अच्छा नहीं गया था। इट वाज एवरेज इन माय ओपिनियन, बट इट वाज नॉट। इट वाज नॉट इवन एवरेज। वो बैड था। इट वाज बैड। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे 27 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 75। और सेकंड में अभी मार्क्स आउट हुए नहीं है। तो दोनों की ये था कि क्वेश्चंस हमेशा आप जो भी उनको देते हो बायोडाटा फॉर्म में लिख के वहीं से आते हैं। तो आप उनका काम थोड़ा सा आसान करो, थोड़ा उनको इंटरेस्टिंग बायोडाटा चाहिए होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप उनको बोरिंग करो या एक बोरिंग आप उनको बायोडाटा दो। तो आप एक मतलब डिलीजेंट मैनर में उस चीज़ को लिखो कि आपकी जो भी एक्सपीरियंस है, आपने जो काम किया है, आप स्पेसिफाइड तरीके से उसको लिखो ताकि उससे क्वेश्चन पूछे और आप वो क्वेश्चन पहले से तैयार करो कि आपको इस तरीके से जवाब देना है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा था कि यहाँ पर एसबीआई में पीओस की जो है 3 ट्रेनिंग होती है। तो मैंने अपनी फर्स्ट ट्रेनिंग का लिखा कि उसमें मैंने रिटेल बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग और रिटेल एसेट्स ये था। सेकंड में मेरी एसएमई की ट्रेनिंग थी। तो एसएमई हमेशा आरबीआई का फेवरेट टॉपिक रहा है। तो और उसके बाद में मैंने वहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन लिखा था जो मेरी आरआरबी के एक्सपीरियंस में। तो वो सब मैंने टॉपिक लिखे जो आरबीआई के हॉट टॉपिक्स हैं। तो मुझसे एसएमई का पूछा कि एसएमई की प्रॉब्लम्स क्या है और क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए हैं गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने। और उसके अलावा जैसे मैंने लिखा था रिटेल एसेट्स, तो वन ऑफ द पैनलिस्ट हैज आस्क्ड मी कि रिटेल एसेट्स क्यों ज़रूरी है, तो उसका मैंने बताया। उसके अलावा मुझसे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स का पूछा गया था कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल की क्या प्रॉब्लम है, क्या इसके सॉल्यूशंस हैं। तो और कुछ ही क्वेश्चंस थे जो मेरी प्रोफाइल के जो पर्सनल मेरे ग्रेजुएशन से भी थे जैसे। और उनके पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग था सर, कि वो थोड़ा सा ट्रैप वे में पूछते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जो कॉमर्स के स्टूडेंट है या जो बैंक्स में है, कुछ ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर होते हैं जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, इनको बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता। तो उनका क्वेश्चन ये था कि शुभम, जो लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी है, इनको बैलेंस शीट में कहाँ शो किया जाता है? अच्छा। वो उन्होंने इस तरीके से पूछा, तो ताकि इंसान ट्रैप में पड़ जाए, ये था। तो आपने कहा कि ये तो शो ही नहीं होते। ये शो नहीं होते हैं, दीज आर शोन आउटसाइड द बैलेंस शीट। तो मेरे ख्याल से आपने ना इंटरव्यू को जो लीड करना कहते हैं, हाँ। वो अपने फॉर्म से लीड कर दिया हो। यस यस कि वहाँ पे अपने टॉपिक्स ऐसे डालें, हाँ। आपको पता है वो जूसी टॉपिक्स हैं, Exactly. कि यहाँ से चीज पूछेंगे और आप उसको तैयार पहले कर भी सकते हैं। यस यू आर रेडी कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आई कैन गिव दिस आंसर। यस। गुड, सही। लास्ट क्वेश्चन एक ये, एडुटैप की क्या हेल्प रही आपकी सिलेक्शन में, आपकी तैयारी में? कोर्स एक अपनी जगह है, इकोसिस्टम अगर हमारा आपको Exactly. कुछ बेनिफिट किया तो वो बताइए प्लीज। सर मैं बताना चाहता हूँ कि मैं मार्च 2020 से एडुटैप के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मेरी जो है हर स्टेप में इन्होंने हर अटेम्प्ट में बहुत हेल्प की। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इनके साथ नहीं था, सेकंड अटेम्प्ट के दौरान इनका जो है फेज़ 2 मैंने जो मटेरियल था वो यूज़ किया और उसके बाद में जो है आई हैव मैनेज टू क्लियर फेज़ 2। इंटरव्यू नहीं हो पाया, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट हाँ मैंने फेज़ 2 क्लियर किया। और उसके अलावा एक कोर्स या मटेरियल को छोड़ के
मतलब सर हमेशा तैयार रहते हैं आपको गाइड करने के लिए। आप कभी भी इनको कॉल कर सकते हो, कभी भी। इवन जो स्टूडेंट्स सब्सक्राइबर नहीं भी हैं इनके कोर्स के, वो भी इनको कॉल करते हैं, वो भी इनसे पूछते हैं और वो उनको भी जेन्युइनली गाइड करते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है कि पूरी टीम बहुत डेडिकेटेड है और तभी रिजल्ट दिखते हैं सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू शुभम। तो ये थी शुभम की कहानी। अगर मैं इसको समराइज करूं तो मैं जो भी व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ये कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने 3 Ds की बात कही है ना, मैंने लिख लिया दूसरे टाइम, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन। ये 3 D ही आपको चाहिए अपनी तैयारी को कंप्लीट करने के लिए, तैयारी को मुकाम तक पहुंचाने के लिए। फैंसी कॉलेज डिग्री, बहुत अच्छी कॉलेज डिग्री, बहुत अच्छा वर्क एक्सपीरियंस, बहुत अच्छे बड़े शहर से आना, ये सब आपके मन की रेजिस्टेंसेज है जो आपको रोक रही है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। जितनी जल्दी उन रेजिस्टेंस को तोड़ दोगे, उससे बाहर आ जाओगे और इन 3 D को अमल करोगे, उतनी जल्दी ही आपकी सिलेक्शन होगी। वन थिंग सर आई वांट टू ऐड हियर कि अगर आपके पास फैंसी डिग्री या अच्छा कॉलेज या अच्छा शहर नहीं है ना, तो ये आपके पास एक एडवांटेज है, बिकॉज उनकी एक्सपेक्टेशंस भी आपसे उतनी हाई नहीं रहती है। फिर आप कुछ भी अच्छा करते हो तो वो अच्छा ही माना जाता है। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो गई है। मैं इस चीज को नहीं, मैं नहीं मानना चाहूँगा इस चीज को। एक्सपेक्टेशन होना अच्छी बात है, होनी चाहिए। बट और सर ऐसा नहीं है कि अगर अंडरडॉग है कोई, जब अगर मैं सही टर्म यूज कर रहा हूँ, कि वो फिर अच्छा कर नहीं सकता, वो अच्छा कर सकता है। Yes. आपने किया है yes. ना। और कितने ही लोग हैं जो अच्छे, मतलब आजकल तो है ही नहीं वो सिस्टम की IIT की डिग्री चाहिए या यही वाला बैकग्राउंड चाहिए। वो सिर्फ एक एक्सक्यूज बन जाता है कि क्योंकि ये नहीं है तो मैं कर नहीं सकता। वो एक एक्सक्यूज की तरह यूज होना ज्यादा स्टार्ट हो गया। yes, अपनी मेहनत से बचने के लिए। yes, मेहनत करोगे तो हर चीज हासिल होगी। exactly. है ना। शुभम, ये बस जाते जाते मैं आपको ये कुछ बुक्स है, तो इस बार हमने थोड़ा डिफरेंट सोचा कि बुक्स दी जाए, गिफ्ट भी है, लेकिन बुक्स कुछ ऐसी बुक्स हैं जो मैंने खुद पर्सनली पढ़ी हैं और इन बुक्स ने मेरी लाइफ में कुछ अच्छा इंपैक्ट डाला है। तो मैं आज सुबह जाकर चूज करके लाया हूँ। तो शुभम, एक ये बुक लिमिटलेस है, Thank you इसको so much, पक्का पढ़ना। श्योर सर। ये बहुत बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है। और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो भी स्टार्ट होने जा रही है कॉर्पोरेट लाइफ RBI के अंदर, उसमें बहुत मदद करेगी। और एक ये किताब है थिंक लाइक अ मंक, ये शायद आपने सुनी होगी, जय शेट्टी की है। तो ये भी बहुत अच्छी किताब है, इसको भी कोशिश करना पड़ेगा। थैंक यू सर। Thank you so much for this time. Thank you, sir. And congratulations once again. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you To the everyone team, and have a nice everywhere. day. Bye.